किया। मैं खुद अपनी मर्जी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ये अभी आप जो स्टेटमेंट सुन रहे थे ये ISPR ने आज जारी किया है। नौरीन लगारी ये एक तालिब इल्म है और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध इनका ताल्लुक है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जामशोरू से। इनके वालिद एक प्रोफेसर हैं और ये जो लड़की आपको टेलीविजन पर नजर आ रही है ये खुदकुश हमले के तौर पे, हमलावर के तौर पे इसको इस्तेमाल करना था दहशतगर्दों ने लाहौर में ईस्टर के मौका पर, जब हमारी ईसाई कम्युनिटी जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो ईस्टर के त्यौहार में मशगूल होती, तो किसी जगह पे इन्होंने अटैक करना था जो भारी नुकसान हो सकता था, बड़ा नुकसान हो सकता था, उससे अवॉइड हो गया। लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में जिनमें खासे पढ़े लिखे घरानों के बच्चे और खासे पढ़े लिखे लोग, जिनमें से कुछ के नाम भी मैं आपके सामने ले सकता हूँ। साद अजीज नामी एक दहशतगर्द BBA किया हुआ था, हाफिज नासिर नामी एक दहशतगर्द था, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मास्टर्स किया हुआ था, मोहम्मद अजहर नामी एक दहशतगर्द जिसको पकड़ा गया, सर सैयद यूनिवर्सिटी में वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, और ताहिर मिनहास नामी नौजवान ये भी पढ़ा लिखा था। फिर एक और आदूद भट्ट जो एक मास्टर माइंड था, ये BSc मैनेजमेंट इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से किया था। तो पढ़े लिखे नौजवान, कई जगहों पे रेड्स होते हैं, लाहौर में, कराची में और बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी से नौजवान उठाए जाते हैं और वो दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्वस पाए जाते हैं या तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं। इस ज़हनियत को कैसे शिकस्त दी जाए? थोड़े दिन पहले मर्दान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, मिशाल खान के कत्ल का मामला, अभी उसकी तहकीकात चल रही हैं, लेकिन IG खैबर पख्तूनख्वा ने जो कहा, उन्होंने कहा कि सरदस्त अभी तक कोई ऐसा तौहीन आमेज मवाद मुयस्सर नहीं आया या उनके सामने पेश नहीं किया गया जिससे जो इल्ज़ाम लगाने वाले उनके इल्ज़ामात की तस्दीक हो। और दूसरा ये कि मिशाल खान को मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपनी सफाई पेश किया या करे, और उसके ऊपर अटैक करके एक हुजूम ने अपना फैसला सुनाते हुए उसको कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ। तो ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं और इसका तदारुक इस मामले का कैसे होगा, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ जरा आपके ऊपर दोबारा अटैक किया PMLN ने उस वक्त जब जरदारी साहब ने ये कहा कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये 3 महीने और 6 महीने में बिजली लाने के दावे करने वाले अब कहाँ गए जिन्होंने कहा था कि नाम बदल लेंगे। तो फिर जरदारी साहब के ऊपर अटैक किया है PMLN ने, इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। और इंतखाबी इस्लाहात का मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, पूरा का पूरा इलेक्शन इस मामले पे अब खड़ा होगा आइंदा। उस मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया है तहरीक इंसाफ की बताई हुई तजावीज़ के खिलाफ। इन चीज़ों पर बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारी। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं कैट के। आपका ताल्लुक PMLN से है, बहुत शुक्रिया। अली जहरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से। हमारे साथ सेनेटर आजिज धमरा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ कराची से बराह रास्त मौजूद हैं। और शाहिद लतीफ़ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डिफेंस एनालिस्ट, वो हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से ऑडियो मौजूद है। मैं सबसे पहले शाहिद लतीफ़ साहब, हम जिक्र कर रहे थे उस दहशतगर्दी का जिसके साथ पढ़ा लिखा तबका अब जुड़ा है, यानी आज ISPR ने एक लड़की की वीडियो पेश की है और नौरीन मेडिकल की तालिबा है, इनके वालिद भी प्रोफेसर हैं। इससे पहले हमने कुछ और नाम बताए हैं नौजवानों के जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और इदारों में तालीम हासिल की उन्होंने, और उनकी जहन साजी दहशतगर्दों ने अपने मुताबिक कर ली। सर, यहाँ दहशतगर्दी तो रुक गई,
लेकिन इस जहन साजी के अमल को कैसे रोकेंगे, इसमें अस्करी इदारों का क्या रोल हो सकता है, और अगर यह नाकामी है तो किसकी नाकामी? देखें, हम बार बार ये कहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म करने का जो तरीकाकार है वो ये नहीं है कि दहशतगर्दों को मारो, और हर रोज ये इदादो-शुमार हमारे सामने आ जाते हैं कि फलां इलाके में इतने दहशतगर्द मार दिए, फलां इलाके में इतने दहशतगर्द पकड़ लिए, उनका सफाया किया जा रहा है। ये तो अरसे दराज से हम लगे हुए हैं। आप ये बताएं कि क्या हम बार बार ये भी नहीं कहते कि हमने वो एक नेशनल एक्शन प्लान नामी चीज बनाई थी जिसके अंदर हमने वो तरीकाकार जो है वो जाहिर किया था कि हमें क्या इस्लाहात चाहिए जिसके तहत दूर रस नताइज निकले, क्योंकि ये एक जहनियत का नाम है। दहशतगर्दी जहनियत है। जितने दहशतगर्द आप मारते हैं शायद उससे कहीं ज्यादा दहशतगर्द हमारी जो नर्सरीज हैं वो पैदा करती हैं। और हमने उसके बारे में आज तक क्या किया? वो एक जो काउंटर नैरेटिव की हम बात कर रहे थे, बयानिया हमने करना था, क्या हमने वो तैयार किया? क्या हमारे सामने ये इस तरह के इकदाम जो हमने लेने थे उनको कभी हमने पार्लियामेंट में, असेंबली में डिस्कस होते हुए सुना? इसके ऊपर हमारी जो वहां पे जमातें बैठी हुई हैं जिसमें ऑपोजिशन भी शामिल है, क्या उन्होंने कभी हुकूमत से इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस मांगी? ये तो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो जब तक आप वो वाले इकदाम नहीं उठाते जो असल में असरअंदाज होंगे इन सारे मामलात पर, मुझे बताएं कि इस तरह के जो हम इकदाम मारने वाले लिए चले जा रहे हैं, इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। ये एक मुसल्लमा हकीकत है। आप देख लीजिए कि अमेरिका कितनी देर अफगानिस्तान में बैठा रहा, उसकी ताकत का अंदाजा लगा लें। वो वाहिद सुपर पावर है दुनिया की, कोई ताकत की कमी नहीं थी उसके पास। अफगानिस्तान में आने के बाद जो उसने 10-12 साल गुजारे, इस दौरान इदादो शुमार देख लीजिए, दहशतगर्दी में जरा भर भी कमी आई या बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हुआ? उसमें इजाफा हुआ। और दहशतगर्दी इस खित्ते से आगे चलते हुए, ट्रैवल करते हुए पूरी दुनिया में पहुंच गई। आजकल जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुकी है। यानी आप कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी से निपटने का फौज का तरीका है वो कॉस्मेटिक सलूशन है, असल सलूशन मुतबादल बयानिया है? नहीं, कॉस्मेटिक नहीं है, वो वक्ती है। आरजी कॉस्मेटिक इस्तेमाल ना करें, आरजी मामला है। उसके लिए आपको आगे जो दूर रस नताइज इसके, अगर हमेशा के लिए हमने दहशतगर्दी से छुटकारा पाना है तो हमारे वो तरीकाकार ठीक है का जिक्र हम कर चुके हैं, जिसके तहत हमने मदरसों को देखना, जिसके तहत हमने उनकी फंडिंग को देखना, जिसके तहत हमने उनके सिलेबस को देखना, जिसके तहत हमने काउंटर नैरेटिव तैयार कर, ये सारे वो नुकात हैं जिनका जिक्र हम करते हैं। ठीक है अमल दरामद नहीं। अली जैदी साहब, आप इसको बीच में रख लें। ये जो शाहिद लतीफ साहब नुकात बयान कर रहे हैं इनको साथ शामिल कर लें, मर्दान यूनिवर्सिटी का वाकया भी साथ जोड़ लें। क्या हुकूमत वक्त या जो जमातें हुक्मरानी कर रही हैं मुख्तलिफ सूबों में, वफाक में, वो इस मामले की गहराई में उतर के उसको जांच के सलूशन की तरफ चल पड़ी हैं, या जुबानी कलामी है हमारी लड़ाई इनसे? इमरान, सॉरी, मैं आप जब एयर मार्शल साहब बात कर रहे थे और जब आपने सवाल पूछा तो मैंने वो मेरे पास लिखे हुए थे नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट। तो ये 20 पॉइंट अगर आपके पास हैं, मेरे ख्याल में एक रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है पूरी कौम को। अगर आप अपनी स्क्रीन पे चला दें, उसमें तो जुबानी याद हो गए बनाए थे जो सारी पाकिस्तान की क़यादत ने मिलकर, जी हाँ याद हो गए, लेकिन शायद अवाम को याद हो गए, लेकिन हुकूमत वक्त को याद नहीं हुए, क्योंकि वो नेशनल एक्शन प्लान में इम्प्लीमेंटेशन आपको वो नजर नहीं आ रही। मुझे बताइए कि आपको क्या कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टू डील विद इशू ऑफ अफगान रेफ्यूजीज ये आपको नजर आई है? क्या ऑनगोइंग ऑपरेशन इन कराची, वो लॉजिकल एंड में उन्होंने वो जो यहाँ की हुकूमत है वो रेंजर्स को हटा दिया। अच्छा, जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब नजर आई है आपको? वो अभी भी वो अभी जो आए हैं इमाम काबा, वो लुधियानवी साहब से मिले हैं, उनका नाम तो लिस्ट में है, तो वो क्यों नहीं मिलेंगे लुधियानवी साहब से? जब वो मिलेंगे, क्योंकि आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी उनसे मिलते हैं। उसके बाद बाकी जो दहशतगर्दी को अगर आपने जो नैरेटिव चेंज करना है, जो वो ठीक कर रहे हैं, काउंटर नैरेटिव देना है, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे मुल्क के जो आलिम दीन है उनका है,
जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनका है, वही साथ नहीं उठ के बैठ रहे, वो आपस में एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने से वो कतराते हैं। तो वो ये मस्जिद तो अल्लाह का घर था, हमने एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने में भी पाबंदी लगा दी है। जैसे कि हम में से किसी ने कबूल करनी है नमाज, माज़अल्लाह उसने कबूल करनी है, अल्लाह ने जिसके आगे हम सर झुका रहे हैं, हम एक दूसरे की नमाज की भी कबूल में हम पढ़ गए। तो ये तो काउंटर अली ज़ैदी साहब, जब सियासी मकासद के लिए हम इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं तो इस बड़े मसले के लिए क्यों नहीं? देखिए चूरन कैसे बिकेगी, फॉरेन फंडिंग कैसे आएगी? अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बड़ा बेसिक सवाल पूछता हूं कि ये रिलीजियस दहशतगर्दी में और प्रोग्रेसिव दहशतगर्दी में भी कोई फर्क है? माने जो दो जमातें हैं जो पाकिस्तान में अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहती हैं, हमारे दोस्त बैठे पीपल्स पार्टी के, एक उनकी जमात और एक एमक्यूएम वाले नहीं बैठे उनकी जमात, ये तो अपने आप को बड़ा पोर्ट्रे करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव जमात हैं। तो क्या ये उज़ैर बलोच और सौलत मिर्जा को ये प्रोग्रेसिव दहशतगर्द थे? तो दहशतगर्दी तो चाहे रिलीजियस हो, चाहे सेक्टेरियन हो, चाहे पॉलिटिकल हो, दहशतगर्दी की एंड रिजल्ट तो डेड बॉडीज है ना। तो अगर रिलीजियस दहशतगर्दी को आपने एड्रेस करने के लिए उलमाए दीन से आपको मदद चाहिए, तो जो पॉलिटिकल दहशतगर्दी उसके ऊपर भी तो चाहिए। 2016 की JIT उज़ैर बलोच की क्या हो रहा है उसका? ठीक है, मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं, लेकिन पहले सर मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं, लेकिन पहले आजिज हमरा साहब, ये वो मामला है जिसपे आप बड़ा शद और मद के साथ जिक्र करते हैं, यानी अगर देखें तो ये उज़ैर बलोच से भी बड़ा मामला है कि आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके प्रोफेसर, आपके स्टूडेंट, आला तालीमी इदारों के अंदर से इस तरह की बातें भी निकल रही हैं, बंदे भी अरेस्ट हो रहे हैं, और ये अब नहीं हुए, ये वक्तन फवक्तन खबरें आती रहती हैं। इस पे आप वावेला भी बहुत करते हैं। इनपुट क्या है सर हुकूमत की, अपोजिशन की? इमरान देखें, अभी जो मैं बात सुन सका हूं अपना PTI के दोस्त की कि प्रोग्रेसिव और दहशतगर्दी और रिलीजन दहशतगर्दी में क्या फर्क है। देखिए, पहली बात कि उन्होंने सवाल उठाया पीपल्स पार्टी और शायद MQM का नुमाइंदा है या नहीं मुझे पता नहीं, हम खुद विक्टिम हुए हैं इस सारी दहशतगर्दी के अगेंस्ट। और जहां तक आप उज़ैर और सौलत मिर्जा को मिक्स कर रहे हैं, तो उज़ैर के खिलाफ सबसे ज्यादा जो एक्शन जारी किए हुए पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ही थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑपरेशन किए। और आपको पता होगा कि जिस शख्स ने वो पीपल्स पार्टी में थे वो बिल्कुल पावरफुल वजीर थे, और उन्होंने उनका अपना बच्चा करार दिया था। और पीपल्स पार्टी ने जब आपने उज़ैर के सर पे इनाम रख के वापस भी लिया था, ये भी रियलिटी है। ये देखिए, ये डिबेट नहीं है सर, मैं चाह रहा हूं कि आप इशू की तरफ आ जाएं। मैं आ रहा हूं ना, उसकी जिस उज़ैर का नाम लिया है वो तो मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ एक्शन हुए, तभी तो वो छोड़ के गए थे हमारे पावरफुल वजीर साहब हमें ना, इसी उज़ैर के चक्कर में। इसलिए पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ऑपरेशन भी किए हैं। और दूसरी बात, इस तरह के सियासी जमायतों में उतार चढ़ाव आता है। आज मैं मीडिया में न्यूज पढ़ रहा था कि सलीम शहजाद साहब को PTI मिलने जा रही है उसके इलाज के लिए, अच्छी बात है वो जाए, मगर आपको पूरा हक है कि किसी का बैकग्राउंड जानने से पहले आप उनमें जाएं, कूदें। और इसमें भी सियासत है, मगर आपको पूरा हक है कि आप जाएं। सवालात उठेंगे, अपनी जगह उठेंगे, अगर आपको जब इस तरह का हक है, मगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि दहशतगर्दों को शेल्टर मिलना चाहिए। और दूसरी बात, नहीं आप बिल्कुल दीजिएगा अली भाई, सर आप मुल्जिमों का इलाज बंद करवा दें सर सिंध में, और दूसरी जितने मुल्जिमान जेल में हैं सबका इलाज बंद करवा दें सर। फिर तो नहीं, मैं तो कह रहा हूं जिस शख्स के ऊपर इस तरह के इल्जाम थे वो तो कोर्ट से अभी रिहा भी हो गए हैं अली भाई, इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं। और दूसरी बात यह है सर वापस आ जाए सर, तालीमी इदारे कि बिल्कुल दहशतगर्दी, मैं आ रहा हूं उस बात पे कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब सोशल मीडिया एक ग्लोबल विलेज की दुनिया बन चुकी है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू हैं। इस तरीके से ताने बाने जाके मिलते हैं, हमारे नौजवान जो हैं आ जाते हैं उस बहकाव में। ये सीरियस इशू है, ये किसी सूबाई हुकूमत का नहीं है या किसी पॉलिटिकल जमात का नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम विक्टिम हुए हैं इस सारी सिचुएशन, इस सारी जंग में हम विक्टिम हुए हैं। तो इसलिए हमसे कोई ये कंपेयर करे कि हम किसी दहशतगर्द को शेल्टर करेंगे या देंगे, ठीक है। आप अपने आप डिफेंस की तरफ चले गए, मैं मामला कुछ और आपसे पूछ रहा था। तारक फजल चौधरी साहब, रियासत मुतबादल बयानिया कहां है? अगर पढ़े लिखे नौजवान खुदकुश हमलों की तरफ जा रहे हैं, दहशतगर्दों की तरफ जा रहे हैं, तो इस जहनियत से आपकी लड़ाई कहां है सर? ये तो नहीं, ये तो कोई फौजी नहीं कर सकता, ये तो लीडर कर सकता है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, बुनियादी तौर पे
दो बातें हैं। एक तो जो आपने पूछा और जो भी मार्शल साहब ने बात की, मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक करता हूं कि ये बुनियादी तौर पे एक जहनीत है। ये वो लोग हैं जिनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं या हो चुके हैं और उसके नतीजे में इन्हें जो चीज़ फीड की जाती है उसी के मुताबिक ये चलते हैं। बाकी किसी बात को भी कोई किसी दलील को या किसी जो इस्लाम का मज़हब का असल चेहरा है वो ना इन्हें नज़र आता है और ना ये कोई दलील मानते हैं। दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो जिन्हें हम कहते हैं कि जहालत की वजह से इन लोगों ने दहशतगर्दी इख्तियार की और इन्हें वो बुनियादी वसाइल नहीं मुहैया किए गए, तालीम नहीं दी गई, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में रहे और वाकई ये बात सही है। दूसरे वो लोग हैं जो तबका जो आपने जिसका जिक्र किया है कि वो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन उनका भी जो है वो किसी न किसी वजह से उनका भी माइंडसेट कुछ इस तरह का बन गया या उसे चेंज किया गया कि वो भी इस रुझान पे चले गए। अब बात यह है जी कि ये मसला ऐसा है कि इसमें मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे को जो हमारी आदत बन गई है कि एक दूसरे को ब्लेम करना, सूबाई हुकूमतों का मर्जी पे डालना, मर्जी का कुछ और करना, ये इस तरह नहीं। और सियासी जमातों का बिलखुसूस आपने देखा होगा कि वो जिम्मेदारियाँ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन दुनिया जान का कोई काम होगा, और जी गवर्नमेंट ये कर गई, गवर्नमेंट ये कर गई। अब मर्दान यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ, अब क्या हमें अगर उसी तरह का बिहेवियर हम करें तो हम तो सारा का सारा कहें जी वो तो पीटीआई का कसूर है, वो तो पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पे वो उनका फेलियर है, फलां फेलियर है। अगर हम ये करते रहेंगे, मडस्लिंगिंग करते रहेंगे, तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुकूमत संभालने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को इकट्ठा किया, बिठाया, तो उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की बात हुई। अच्छा, जब उसकी बात होती है, अब अपोजिशन की जमातों को कोई अल्लाह की ज़ात ही कोई ना हिदायत दे, और नहीं वो सियासी तो थे ही नहीं, वो सारा फौज का काम है। वो भाई फौज क्या है, हम क्या है, हुकूमत क्या है, वो सारे ज़ाहिर एक हैं, ये हुकूमत के सारे इदारे हैं। आप अगर फौज को क्रेडिट दे, हम भी फौज को क्रेडिट देते हैं, फौज की कुर्बानियाँ हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये सियासी जमातों में सबसे पहले तो शऊर आना चाहिए, इनमें मेच्योरिटी आनी चाहिए कि सियासत करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो इश्यू है जिन पे पाकिस्तान की सालमियत सर, काउंटर नैरेटिव सर कहाँ है? कोई तहरीरी डॉक्यूमेंट है आपके पास? कोई यानी आप तो सिर्फ एक लड़ाई है ना, सिर्फ कुछ आपने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आपने एफर्ट किया हो, मामला आगे बढ़ाया हो, कहाँ है सर? कोई एफर्ट नजर आई? मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ जी कि मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये कंबाइंड एफर्ट जब तक नहीं होगी उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। ये सियासी जमातों को सोचने की जरूरत है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। उलमा का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। साहब आपका भी साथ चाहिए उन्हें, वो कंबाइंड एफर्ट की बात कर रहे हैं, पहला स्टेप कहाँ है? मैं तो वो ढूंढ रहा था। एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी, एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें, एक लाइन में। देखें जी, ये तारिक साहब ने सारा ब्लेम डाल दिया कि जी कि क्योंकि सियासी जमातें अपोज करती हैं। मुझे सिर्फ, मैं इनसे हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, ये जस्टिस ईसा ये कौन सी सियासी जमात के कारकुन है? जरा बता दें जी। तारिक साहब, ये भी ईसा साहब को रिमार्क्स नहीं दिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमने आप सबको बुला के बिठाया था जैसे ही हमने हुकूमत बनाई थी। क्या लिखा था साहब आपने? सर, जो आप लोगों ने था उसका तो बताया, उन्होंने तो उसके बाद साफ लिख दिया था। 4 साल हो गए हैं, आप लोग एक ही बात पीछे जा रहे हैं। और नहीं जी नहीं, ये तो सियासी हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं रही, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। हमने सबसे पहले आपको ला के बिठाया था, कराची ऑपरेशन पे पाकिस्तान की तमाम क़यादत को बिठाया था, पॉलिटिकल क़यादत को, और साथ साथ हम उन्हें ये भी नहीं कि हम क्रेडिट लेते रहे हैं। अब आप पीपल्स पार्टी को देखें, पीटीआई को देखें, और जो वहां पे ऑपरेशन तो लेकिन रिपोर्ट आई थी तो रेंजर्स तो यही थे, वो कोई पॉलिटिकल रिपोर्ट नहीं थी, वो फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर उन्होंने बनाकर भेजी थी। और फिर जो आपने उस रिपोर्ट के साथ किया था वो भी सर सबके सामने है, वो वहां तो कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई थी सर। देखिए, मैं एक मखसूस रिपोर्ट के हवाले से बात नहीं कर रहा, उस पर रद्द-ए-अमल आ चुका है वफाकी हुकूमत का। ठीक है, मैं बार-बार एक बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम पॉइंट स्कोरिंग में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में एक दूसरे के स्कोर सेटल करने के। ठीक है, आपने अभी कहा कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत सारा मैदान खुला है, मुस्तकबिल वाबस्ता है। जी धामरा साहब, बिल्कुल पॉलिटिक्स करें। जी धामरा साहब, इमरान साहब देखें, तारिक फजल साहब जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
ये बात कह देना कि पॉलिटिकल जो जमायतें हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर मलबा देखती हैं, बिल्कुल अभी रिपोर्ट की जहां तक बात हुई, जो जिसका काम है उसको अपने काम को शो करना पड़ेगा। ये मुल्क में दहशतगर्दी का एक वार है, उसमें वफाकी वजीर दाखिला साहब को नेशनल एक्शन प्लान में कप्तान नाफिज कर दिया गया था, और वही कप्तान जब कालंदन तंजीमों से मुलाकातें करते फिरेंगे उस पर अपोजिशन तो बोलोगी, वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, उसको पॉइंट आउट हम भी करेंगे, मीडिया भी करेगी, और अदालत ने भी किया कि आप उन शख्सों से मिल रहे हैं। फिर आपका मुतबादल बयानिया या नैरेटिव आपका कमजोर पड़ता है, ये इससे ये परसेप्शन जाती है। ठीक है, मुझे बाकी जो मैदान पड़े हैं, जो मामला जरदारी साहब का और PMLN का चल रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, बहुत सारे मैदान जहां पॉलिटिक्स की जा सकती है, मलबा डाला जा सकता है। ब्रेक के बाद आते हैं, बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। आजिज जमरा साहब, अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लाहौर के 70% इलाके बिजली से महरूम हो चुके हैं और सूबाई दारुल हुकूमत में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रात को जो है वो एक घंटे के बाद जो है वो बिजली आती है जाती है, यही चल रहा है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पर तनकीद की है। तो जब उन्होंने गवर्नेंस के हवाले से बात की है तो PMLN ने उनके पेट पर हमला कर दिया है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब कहते थे इस पेट को फाड़ के इसमें से पैसे निकालेंगे, अब ख्वाजा साद रफी साहब कहते हैं ये इतना बड़ा पेट है ये भरता ही नहीं है। सर कैसे भरेगा ये पेट? आप यहां तनकीद करते हैं, वो पेट के ऊपर हमला कर देते हैं जरदारी साहब के। देखें इमरान साहब, सबसे पहली बात के लोड शेडिंग के हवाले से यही तनकीद थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे, और जब जल्दबाजी में शहबाज शरीफ साहब ये बयानात दे रहे थे मीनारे पाकिस्तान लाहौर में बैठ के, सरकारी पैसों से टेंट लगा के जब वो बैठते थे सरकारी खर्चा करके वहां पे, तो उस टाइम भी हम कह रहे थे कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं और कौम से गलत बयानी कर रहे हैं। आज जो है वजीर आजम साहब सिंध में आके जेकमाबाद में 100 ट्रांसफार्मर का ऐलान कर दिया है। आपको ये मालूम है इमरान साहब के इतना बड़ा एहसान कर दिया है सूबे के एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कि 100 ट्रांसफार्मर, बिजली है नहीं, बिजली लाहौर जैसे शहर में नहीं है, पूर्वी पाकिस्तान में नहीं है। ख्वाजा आसिफ जो है वो एडमिट कर रहे हैं कि आइंदा साल ये बहरान कम करेंगे। हर साल के बाद ये कहते हैं आइंदा साल बहरान कम करेंगे, और उनका स्टेट मिनिस्टर जो है वो सिंध में आके धमकियां देता है कि जनाब हम आपको बिजली नहीं देंगे क्योंकि आप बिजली चोर हो। तो क्या लाहौर के लोग भी बिजली चोर हैं? ये बिजली चोरी कैसे होती है? आपके पास तो बिजली है भी नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर जो 100 आप हमें देके जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये किस काम के? जब बिजली नहीं होगी तो ये कैसे आप देंगे? ख्वाजा साद रफीक साहब की बात यह है कि 3 साल के अंदर रेलवे की तारीख में रिकॉर्डेड जो है वो एक्सीडेंट हुए, और उनकी वजह यह है कि उनके फाटक खुले हुए हैं रेलवे के, और इनके तो ख्वाजा साहब का अपना मुंह खुला है। और आपको एक अहम बात बताऊं, मैं पहले भी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चैलेंज करके आया था कि विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो FBR की प्रॉपर्टी होती है। ख्वाजा साहब ने दावा किया था कि हमने खसारा कम कर दिया है। FBR ने 28 मार्च को एक लेटर लिखा है वजारत रेलवे को कि आपने ये हमारे पैसे अपने अकाउंट में रेलवे में दाखिल किए। 1 अरब 7 करोड़ की ये कहानी है, 1 अरब 7 करोड़ की, और उन्होंने पहली किस्त भी जबरदस्ती काट दिए और वार्न किया कि दूसरी किस्त नहीं दी तो रेलवे का हेडक्वार्टर। सर जरदारी साहब ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 2018 में भी बिजली नहीं आएगी? किस बुनियाद पे? इसलिए कह रहे हैं कि पता है उनको कि बिजली के लिए हमें और ज्यादा काम करना है। सिंध जो है इंतजार कर रहा है वफाकी हुकूमत के उस पाबंदी उठाने का जो विंड और सोलर पे हम बिजली बनाने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे ऊपर पाबंदी है, पाबंदी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 3 महीने और 6 महीने में बिजली आएगी। याद दें तो आप जी अली साहब एक सेकंड जरा, पहले उन्होंने कहा 3 माह 6 माह में बिजली आएगी, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मोदी को बिजली देंगे, अब वो कह रहे हैं जी बिजली आ चुकी है, आप अगली दफा में फिर वोट देंगे, मैं हुकूमत में आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा बिजली इस्तेमाल कैसे करनी है। सर स्विच बंद करना और ऑन करना भी आप सिखाएंगे? सर बिजली कोई दवाई थोड़ी है सर, कैसे इस्तेमाल करनी है? नहीं, मुझे बुनियादी तौर पे जो बातें हुई हैं मैं मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ इमरान साहब। देखिए बात यह है कि मैं थोड़ा सा अपनी पिछली गुफ्तगू का हवाला देते हुए ये बात करूँगा कि जहाँ तक बिजली के बहरान का ताल्लुक है, ये कोई इस मौजूदा दौरे हुकूमत में तो हुआ है, ये बहरान चला आ रहा है, लेकिन हमने ये कमिटमेंट ज़रूर अपनी कौम से की है कि इंशाल्लाह इलेक्शन 2018 से पहले इस बहरान पे काबू पा लिया जाएगा और बिजली की इतनी इंशाल्लाह वाफर होगी कि मुल्क में किसी तरह की कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन अब बात यह है कि आप इसको
हाँ, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है उनका हक है, वो हमसे पूछें, हम उन्हें बताएंगे बिजली की प्रोडक्शन कितनी है, डेफिसिट कितना है। आपको पता है कि अभी जितनी हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन्हें बगैर किसी तातुल के 24 घंटे बिजली की फराहमी को हमने यकीनी बनाया हुआ है। अब ये जो गर्मियों के मौसम में जो थोड़ी सी एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है क्योंकि डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, उसको कवर करने के लिए भी हम हंगामी तौर पर उसको कवर करने के लिए तो आपको हुकूमत ही आवाम को तकलीफ कम से कम हो, लोगों ने, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि बिल्कुल उसके लिए भी हम कर रहे हैं। 6 महीने वाले वादे गलत थे ना, इसका मतलब 6 लेकिन सेनेटर साहब की बात को मैं ये अर्ज करूंगा कि आप अगर इस बात को खालिसतन एक मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पे सर यानी आपको दहशतगर्दी के ऊपर आपके खिलाफ बात करें तो मनफी प्रोपेगेंडा आप काम नहीं कर सकते। सर क्या मैं ये समझूं कि बिजली भी आप इसलिए नहीं बना पा रहे कि आपके खिलाफ बात, मैं कह रहा हूं कि असेंबली का इजलास हो रहा है। मनफी बात तो शहबाज शरीफ साहब ने कही थी, शहबाज शरीफ साहब ने मनफी बात की थी कि 6 महीने में खत्म कर दूंगा। सेनेट में पूछें, आप कौमी असेंबली में पूछें, हम हर जगह जवाब दें। ठीक है अली साहब, इलेक्शन 2018 डेडलाइन जो है वो इलेक्शन वाला दिन, इलेक्शन 2018 वो इलेक्शन का जिक्र साथ करते हैं कि 2018 इलेक्शन होगा तब बिजली आ चुकी होगी। इमरान, मैं आपसे थोड़ी सी जरा ये, क्योंकि आपका प्रोग्राम मतलब टॉप रेटेड प्रोग्राम है, जरा लोगों को बता दें तमाशा क्या है, क्लियर हो जाए और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें। कोई इधर उधर, ये तो सबको पता है कि बिजली नहीं है। पिछले सैटरडे को जब आप ये सब बात कर रहे थे, मैं नोट्स लिख रहा था क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है। हम सोल्यूशन ये कहते थे ना, बड़ा एक्सपीरियंस इनके पास, इनका एक्सपीरियंस देख लें, नजर आ रहा है। पिछले सैटरडे को 18,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट थी, 13,000 प्रोड्यूस या 5,000 मेगावाट कम था, तो इतनी बिजली का प्रॉब्लम था। आज के दिन टुडे 9,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। बिजली आएगी कहां से? आसमान से तो नहीं, तारों के अंदर गिरने लगी, वो हमने प्रोड्यूस करनी है। अब हाल ये है कि जब तेल की कीमतें जमीन में गिर गई थी, 40 रुपए बैरल, $39 पर बैरल चला गया था ऑयल, उस वक्त तो इनके पास थोड़ी सी समझे लीवे था और इनके दे शुड हैव, पाकिस्तान को तो बिकॉज ऑफ द ऑयल ड्रॉप हमारा तो आसमान पे पहुंच जाना चाहिए था, रिजर्व और सारा कुछ, लेकिन क्योंकि बादशाह सलामत हर जगह एयरपोर्ट अनाउंस करते घूमते हैं और बड़ी बड़ी ट्रेनें, इन्होंने जो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम होना है होने नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, इन्होंने 480 बिलियन रुपया दिया था सर्कुलर डेट क्लियर करने के लिए आते के साथ। आपको याद है ना इमरान जी? बिल्कुल आपको याद है ना, आते ही 480। उसके बाद इन्होंने कहा था अब इसको नहीं हम बढ़ने देंगे, सर्कुलर डेट उतारा था। उस वक्त जो है ना, इतना जब डेट उतरा था तो 13% सर्ज हुई थी प्रोडक्शन में, 13-14% एकदम प्रोडक्शन बढ़ गई थी, तो बड़ा अच्छा लगने लगा। ये आज वही हम 480 बिलियन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जब अगली हुकूमत, ये इनकम्बेंट जब अगली हुकूमत आएगी उसके सर पे ये सर्कुलर डेट और छोड़ जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है पीएसओ का, बिकॉज जो फर्नेस ऑयल लेती है, जो पावर सप्लाई की जो कंपनीज हैं, वो फर्नेस 91% या 90% या 91% फर्नेस ऑयल पीएसओ से लेती हैं। पीएसओ का 280 बिलियन पे डेट पहुंच गया है, पैसे दिए नहीं पीएसओ को। अब पीएसओ कह रही है हमें 30 बिलियन और दें, हम तेल कहां से खरीदें? अगर तो आज ऑयल की कीमतें जो बढ़ रही हैं वो वापस बढ़ना शुरू हो गई और 2000 चले गई पुराने वाले रेट पे, जो 70, 75, $80 पर बैरल ऑयल तेल चला गया, हम तो बिजली क्या, हम आपका शो भी नहीं कर सकेंगे। तो आपका शो कोई देखेगा ही नहीं तो करेंगे क्या? बिकॉज अभी तो 1 घंटा आ रही है ना, फिर तो आएगा ही कोई नहीं। सो देयरफॉर ये तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ मुल्क चलाया जाता है। कोई प्लानिंग आप किसी एक चीज में, मैं हर शो में पूछता हूं, आप मुझे बता दें प्लानिंग है किधर? वेयर इज द प्लानिंग? अभी आपने नैप का इशू किया, अगर हम बोलेंगे जी क्रिटिसाइज करें कि आपकी प्लानिंग। सर एक मिनट अली जैद साहब, मैं फिर आपको वापस मौका दूंगा। जस्टिस ईजा भी अभी साहब ने कहा मैं ये नहीं कि इन इश्यूज के लिए आपका पार्लियामेंट और सेनेट जो है वो बेहतरीन फोरम थे, वहां पे आए और आकर बात करें। सेनेट की क्या हालत की है? तो धमरा साहब, रजा रब्बानी साहब तो सेनेट छोड़ के चले गए सर। रजा रब्बानी साहब तो छोड़ के चले गए थे, रजा रब्बानी की बात छोड़ें, इनकी अपनी पार्टी का एक सेनेटर है निसार मोहम्मद साहब, उन्होंने भी एहतजाज किया और सपोर्ट की रजा रब्बानी साहब को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने। सेनेट में पहली बात तो सेनेट में गलत जवाब आते हैं, दूसरी बात जवाब आते नहीं है, बिल्कुल नहीं आते। पार्लियामेंट को इन्होंने तो इस तरह बना दिया है कि वुज़रा आते नहीं और जवाबात गलत आते हैं। जवाबात आते हैं, वुज़रा आते हैं, जवाबात दिए जाते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हम वहां पे कोई। तो फिर मेरे ख्याल में सेनेट चेयरमैन ने खामखा एहतजाज किया था।
तारिक देखें, फजल सेनेट चेयरमैन साहब ने देखिए, अगर आप किसी अच्छे स्पोक्समैन हो सकते हैं। आपके अपने सेनेटर्स ने तुम्हें इत्मीनान किया था, आपके अपने सेनेटर्स ने। देखिए कैबिनेट में एक मिनट इसको उठा लेते हैं। एक वजीर ने एक वजीर को नहीं आया, जवाब नहीं दे सका, पूरा नहीं होता, इजहार किया, तो इस पे आप पूरी दोबारा यहीं से बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक एक ले लें। वेलकम बैक नादरीन। जो आदादोशुमार 2013-2012 में थे लोड शेडिंग के, तकरीबन वैसे ही आदादोशुमार आजकल छप रहे हैं अखबारात में। अभी फैसलाबाद जो सनती शहर है पंजाब का, वहां पे लोड शेडिंग 14 घंटे रिपोर्ट हो रही है। पंजाब के दीगर शहरों के अंदर जो लोड शेडिंग रिपोर्ट हो रही है, जो छोटे शहर हैं वहां पे 12 से 14 घंटे, और जो देही इलाके हैं वहां पे तो कई एरियाज में बिजली 7 से 8 घंटे सिर्फ आ रही है। तो धमरा साहब, इसी एक इशू पे आप इलेक्शन हारे थे और ये जीते थे, तो अब क्या सर? पहली बात तो मैं मशवरा दे रहा हूं PMLN को, और डॉक्टर साहब के लिए बड़ा एहतराम है कि जब आप कह रहे हैं कि 2018 तक खत्म हो जाएगी, इसलिए कि 2018 जो है वो इलेक्शन का साल है। आप जब इलेक्शन के साल से पहले जब बात कर रहे थे, इसी तरह आपने कौम को याद है 2013 से पहले आपने ये बात की थी, तो कम से कम आज ये बात माने, कौम से आप अपनी माफी मांगे या गलती का एतराफ करें कि हमने वो बात गलत की, अब सही कर रहे हैं। अगर आपकी वो बात भी गलत है तो इस बार इस कौम को, आपकी बात को कौम नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। अगर आपको इलेक्शन में जाना है तो मैं आपको मुफ्त मशवरा दे रहा हूं कि आप अपनी गलती का एतराफ करें पहले और कहें कि अभी हम खत्म करेंगे। अगर वही गलती को दोहराया आपने तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है गलती की इस मर्तबा। और हमारे ऊपर जो तनकीद की गई थी, आपको याद होगा इमरान साहब के पंजाब के अंदर जितने भी हमारे MNA से मिनिस्टर थे, उनके घरों पे अटैक हो रहे थे, वापडा के तमाम ऑफिसेज पर अटैक हो रहे थे। आज अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंध में तो कहा जा रहा है जनाब आप वफा के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। तो वो क्या वफा के नहीं, आज अगर पंजाब में लाहौर में बिजली नहीं आ रही तो गरीबों के लिए कैंप कौन लगाएगा सर मीनारे पाकिस्तान पे? तारिक फजल चौधरी साहब, क्योंकि उस वक्त जरदारी साहब वफाक में थे इसलिए कैंप लगा रहे थे। आज उसी तरह की लोड शेडिंग है, आज कौन लगाएगा? इमरान साहब, आखिरी बात ये कह रहा हूं कि मैं शहबाज शरीफ साहब को ये दावत देता हूं कि वो आए कायदे आजम की मज़ार के ऊपर भी लगाए जी। दूसरी बात ये है कि जो इक़दामात मौजूदा दौर हुकूमत में या हमारे दौर में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए किए गए हैं, जो मंसूबे लगाए गए हैं और वो सारी अभी तकमील के मराइल में है, ये बात पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौर में क्या किया। अगर तो लगाए तो कुछ कम तो होनी चाहिए थी, एकदम जाते तो खत्म नहीं हो जाएगा। यानी आप 4 साल में आधी तो कर देते सर, आधी भी नहीं किया। आपको ये बताया कि इनके दौर में तो जो हमारे सनती यूनिट्स हैं वो सारे के सारे बंद हो गए थे, ये बात तो पूरी कौम को पता है। हमारी सर हमारे दौर को छोड़ दें, हमें लोगों ने वोट नहीं दिए, आपने जो वादे किए 2013 में उनकी बात करें, यानी आपने बात करें अपने वादों की जो 2013 की बात थी। आप जी बिल्कुल हमने वादा किए थे और मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे दौर हुकूमत के अंदर वादे किए थे। धमरा साहब कह रहे हैं माफी भी मांग लें अपनी कौम के साथ, और ये वादा इंशाल्लाह जरूर उसकी तकमील होगी। हाँ, अगर ये कहा गया हमारी लीडरशिप कौन सा वादा 2013 वाला या 18 वाला? अगर आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के उस बयान की बात कह रहे हैं जो उन्होंने बहुत जल्दी कहा कि हम लोड शेडिंग को बयानात की सर बात कर रहे हैं, एक बयान तो नहीं था। मियां साहब ने भी कहा था कि हम नवाज साहब ने 3 साल में लोड शेडिंग खत्म करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ही बात की थी कि मैं उस वक्त तक कोई टाइम नहीं दूंगा जब तक मुझे मुतलका। सर उन्होंने फरमाया था कि 3 साल में लोड शेडिंग खत्म करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात मैं कर रहा हूँ। 3 साल का पीरियड नहीं था, उन्होंने कहा था अपने दौरे हुकूमत में। सर मैं अगर वक्त होता मैं आपको सुनवाता सर, आपको मैं दिखाता अखबार के अंदर 3 साल का उन्होंने वक्त दिया था सर, और अल्लाह के फजल से ये इंशाल्लाह हम पूरा भी करेंगे। जी अली रैदी साहब, बिजली पे जस्टिफिकेशन नहीं दे डॉक्टर साहब, बिजली पे जस्टिफिकेशन नहीं दे, गलती का एहसास कर ले। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत की ही बात की है और हमारी यही कमिटमेंट अपनी कौम के साथ है और उस पर हम पूरा उतरेंगे। सर यही वाला दौरे हुकूमत है ना, इसी में अभी अगला भी मिलेगा। इमरान साहब अभी सिंध में 100 ट्रांसफार्मर, जी अली साहब 100 ट्रांसफार्मर देने की बात की है, 100 ट्रांसफार्मर देने की, बिजली है नहीं 100 ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे आके सिंध में? जी अली साहब, ये
2018 इलेक्शन वही वाला जो पहले भी आपके आगे मैंने स्टेटमेंट रखा था लेकिन सर कम नहीं हुई, कम हो जाती तो फिर लोगों को यकीन आता कि बन जाएगी। कैसे कम होगी, कैसे कम होगी? मतलब एक्सपेक्ट क्या? सर एक मिनट अली साहब, ख्वाजा आसिफ और आबिद शेर अली, इमरान खान साहब के मुताबिक 2018 से पहले इलेक्शन हो सकते हैं, तो ये तो पीएमएलएन को वजह मिल जाएगी कि बिजली हम इसलिए नहीं बना सके कि वक्त से पहले हुकूमत चली। एक और बहाना मिल जाएगा ये। वो देखिए पनामा का वर्डिक्ट आने वाला है बहुत जल्द, वो तो वैसे ही पता चल जाएगा कि होना क्या वाला है इनके साथ। वो तो सारों को पता है क्योंकि इन्होंने तो कतरी लेटर दिया था, वो एक अलग इशू है छोड़ दें। तो हो सके उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करें, हो सकता है असेंबली डिसॉल्व कर दें, क्योंकि भरोसा तो करते नहीं किसी और पे। वो तो ये नहीं बोलेंगे। इनकी पूरी पार्टी में देखिए इनकी जमात का नाम है PMLN, एन स्टैंड्स फॉर नून, नून से होता है नवाज शरीफ। जब नवाज शरीफ भी फारिग हो गया तो फिर जमात कहां गई? खैर वो एक अलग बात है। मैं आपसे सर मेरी एक बात सुन ले प्लीज। इस सेनेट और नेशनल फैसला आप डिक्टेट करा रहे हैं। मैं आपकी इस गुफ्तगू को बिल्ली के ख्वाब छिछड़े मैं ये समझूं, या मैं ये समझूं कि फैसला आपको पता है, कोई आप डिक्टेट करा रहे हैं? सर आपकी जो मर्जी समझ लें, आप तो जस्टिस ईसा की रिपोर्ट को भी छींचड़ा ही समझते हैं। वो आप बादशाह लोग हैं सर, आप जो मर्जी समझे उस शहर में। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन अगर लोड शेडिंग बतदरीज कम हो रही होती तो आज सूरत बेहतर होती। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत वक्त जो कह रही है शायद अगले साल तक खत्म हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।